हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं कृष्ण सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपको कराने जा रहा हूं वेब ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेवेंट है वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। आपके जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एग्जाम से पहले वो सभी टॉपिक करवाए जाएँ। दोस्तों वैसे तो मेरा दोस्तों जो 2019 में BSF RO RMS कांस्टेबल वाली वैकेंसी निकली थी दोस्तों उसमें सिलेक्शन हो गया है। अब जॉइनिंग मई में होनी है। तो दोस्तों मैं आपके भविष्य के लिए दोस्तों आपकी एग्ज़ाम 18 तारीख से है। तो दोस्तों आपको जितने भी यानी कोशिश हो सके दोस्तों उतने यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। जो बचे हुए टॉपिक हैं दोस्तों उसकी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी अब। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे वेब ऑप्टिक्स की। तो दोस्तों वेब ऑप्टिक्स के जो पहला क्वेश्चन वो आपके सामने है। दोस्तों कीजिए इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर आपको बताना कि दोस्तों हमारा जो कणिका सिद्धांत होता है आपको बताना कि इसके द्वारा कौन सी घटना को स्पष्ट किया जा सकता है। अपवर्तन को, व्यतिकरण को, विवर्तन को या ध्रुवीकरण को। दोस्तों याद रखना जो व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवीकरण है इनको केवल अपन यानी तरंग यानी प्रकृति है प्रकाश की उसी के द्वारा समझा सकते हैं कि यानी दोस्तों इनको करते हैं तो हमारा जो प्रकाश है उसको तरंग के रूप में लिया जाता है। यानी तरंग के रूप में यदि अध्ययन करेंगे यह तभी यानी दोस्तों ये तीनों यानी घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। बल्कि दोस्तों हमारा जो अपवर्तन है वह कणिका सिद्धांत के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारा कणिका सिद्धांत है दिए गए ऑप्शन में से केवल अपवर्तन ही दोस्तों वह स्पष्ट किया जा सकता है। बल्कि दोस्तों हमारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है वो भी यानी कणिका सिद्धांत के द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हो कि कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश में विभिन्न वर्णनी का कारण होता है। दोस्तों हमारा जो कणिका सिद्धांत होता है न्यूटन ने क्या बताया था कि दोस्त कोई स्रोत से यदि प्रकाश निकल रहा है तो दोस्तों वह छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है। तो दोस्तों यह छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है। तो दोस्तों प्रकाश अपन जानते हैं अलग अलग रंग का होता है, लाल, हरा, पीला, नीला। तो दोस्तों यानी कि इनके अंदर यानी अलग अलग डिफरेंट किस प्रकार से किया गया है यानी दोस्तों विद्युत यानी इन चुंबकीय गुणों के कारण या दोस्तों इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है इनके यानी आकर्षण बल के द्वारा इनको डिफरेंट किया गया है या इनकी कणिकाओं के विभिन्न माप यानी विभिन्न माप के कारण या उपरोक्त सभी की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना जो हमारे प्रकाश का अलग अलग रंग होता है तो इसका कारण दोस्तों न्यूटन ने क्या दिया था कि दोस्तों यदि हमारा कणों का आकार बड़ा होता है तो दोस्तों वह अधिक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश होती है और यदि दोस्तों कणों का आकार हमारा छोटा होता है तो दोस्तों वह यानी कम यानी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश होती है। तो इस प्रकार दोस्तों कणिकाओं की आमाप यानी उनकी जो साइज होती है उसके आधार पर दोस्तों यानी कि उसने यानी प्रकाश की जो वर्णी है उनको यानी बताया था यानी विभिन्न वर्गों को बताया था। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कणिका सिद्धांत के आधार पर दोस्तों यानी प्रकाश होता है उसको यदि विभिन्न वर्गों में यदि अपन बांटते हैं तो वो किसके आधार पर बांटते हैं यानी दोस्तों जो कणिकाएं होती हैं उनकी साइज के आधार पर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रकाश के सहसंजक स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सहसंजक स्रोत कौन से होते हैं। यानी वह स्रोत दोस्तों जो हमारी कला संबंध स्रोत हो यानी दोस्तों इन यानी कोई दो स्रोत हैं यदि इनकी कलाओं में हर जगह दोस्तों जो अंतर है वो समान रहता है तो हमारे कला संबंध स्रोत होंगे। अपन कह सकते हैं कि इसकी तरंग दैर्ध्य एवं जो आवृत्ति है वो यानी समान है। तो दोस्तों ऐसे स्रोत प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको बताना है कि इसको अपन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। दो पृथक पृथक लैंपों के उपयोग से या समान शक्ति के दो यानी पृथक लैंपों से या समान शक्ति एवं समान वर्ण की विभिन्न लैंपों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना जो सम्मानी सहसंजक स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों वह दो लैंपों से कभी नहीं प्राप्त सकते। बल्कि दोस्तों कैसे प्राप्त करते हैं कि हमारा कोई भी एक लैंप है या एक प्रकाश स्रोत है उसके सामने क्या करते हैं कि दोस्तों अपन एक इस प्रकार से गत्ता रख देते हैं जिसके अंदर जो बारीक छिद्र होते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रकाश है इन दो छिद्रों से अलग अलग इस प्रकार से दो प्रकाश उत्पन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों एक ही स्रोत से उत्पन्न हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनकी तरंग दैर्ध्य एवं आवर्ती दोनों की इक्वल है यानी दोस्तों दोनों कला संबंध स्रोत होंगे। तो इस प्रकार से सहसंजक स्रोत यानी दोस्तों अपन एक ही स्रोत से प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों दोनों यानी तीनों ऑप्शनों के अंदर अलग अलग यानी लैंप लिए गए हैं। तो दोस्तों अपन जो सहसंजक स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं वो केवल एक लैंप से अपन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या दिया कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बताना कि जो हाइगेन का हमारा जो तरंग सिद्धांत है उसके द्वारा अपन प्रकाश के व्यतिकरण को, विवर्तन को या प्रकाश विद्युत प्रभाव या ध्रुवण कौन सी घटना को अपन स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, यह आपको बताना है।
तो दोस्तों मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, जो हमारा विवर्तन, व्यतिकरण एवं दूरवण है, इन तीनों को दोस्तों अपन तरंग के द्वारा यानी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन तीनों को तो दोस्तों तरंग के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, बल्कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, यह दोस्तों केवल कणिका सिद्धांत पर आधारित होता है। दोस्तों हमारा जो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत होता है, उसी के द्वारा अपन इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में है, व्यतिकरण की घटना प्राप्त की जा सकती है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना कि दोस्तों हमारी जो व्यतिकरण की जो घटना होती है, वो केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के द्वारा होती है, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों के द्वारा, या विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा, या उपरोक्त सभी प्रकार की तरंगों के द्वारा। याद रखना दोस्तों, हमारी जो व्यतिकरण की घटनाएं होती है, यानी दो छिद्रों से, यानी दोस्तों यदि अपन किसी प्रकाश को गुजारते हैं, तो दोस्तों हमारे जो दीप्त अदीप्त, यानी दोस्तों हमारी जो चमकीली और जो काली जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, ये जो घटना होती है दोस्तों, वह है हमारी अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुम्बकीय तीनों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों वह तरंग जिनके अंदर जो कंपन है, यानी जो कणों के कंपन वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत उत्पन्न होते हैं, वो तो हमारे दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगी होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगी दोस्तों वे तरंगी होती हैं जिसके अंदर जो कणों का जो कंपन होता है इस प्रकार से तरंग संचरण की दिशा में होता है, जैसे ध्वनि तरंगे। और दोस्तों विद्युत चुम्बकीय की तरंगे भी हमारी अनुप्रस्थ तरंगी होती है। तो इन तीनों के द्वारा ही दोस्तों अपन जो हमारा व्यतिकरण की घटना है वो अपन उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए छठवां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो सहसंजक एकवर्णी प्रकाश किरणों की तीव्रताएं क्रमशः आई एवं 4i हैं। इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट एवं न्यूनिष्ट पर संभव तीव्रताएं होंगी। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारे जो प्रकाश यानी दो एकवर्णी यानी सहसंजक किरणें हैं, उनकी तीव्रताएं हमें आई एवं 4i दी हुई हैं। यदि दोस्तों इन दोनों का अध्यारोपण होता है, तो दोस्तों एक तो हमारी उच्चिष्ट प्राप्त होगा और जो निम्निष्ट प्राप्त होता है, इन दोनों पर दोस्तों तीव्रता होंगी, आपको बतानी है कि कितनी कितनी होंगी। दोस्तों याद रखना, जो उच्चिष्ट पर हमारी जो तीव्रता होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो निम्निष्ट होगी उस पर जो तीव्रता होगी वो मिनिमम होगी। और जो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला है दोस्तों, आप इसको नोट कर लेना, ये कितना होता है हमारा, ये होता है दोस्तों हमारा रूट I1 प्लस रूट I2 का हमारा क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। और यदि दोस्तों आपको आई मिनिमम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला भी नोट कर लेना दोस्तों, ये होता है रूट I1 माइनस रूट I2 का हमारा होता है होल स्क्वायर। तो दोस्तों यदि अपन आई मैक्सिमम निकालेंगे, आई मैक्सिमम तो दोस्तों हमारे मैंने आपको बताया था कि रूट I1, तो दोस्तों I1 का मान हमें आई दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट I प्लस के दोस्तों 4i, इसका यदि अपन रूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2√i हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा हमारा 3√i, और यदि अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9i। तो इस प्रकार के दोस्तों हमारा जो निम्निष्ट की जो आवृत्ति हो जाएगी वो 9i हो जाएगी, आपको सी ऑप्शन में दिया हुआ है और डी ऑप्शन में। यदि दोस्तों यदि अपन आई मिनिमम भी निकालते हैं तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, रूट I का मान क्या हो जाएगा रूट I, और रूट I2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√i। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपन अब इसकी जगह माइनस लेंगे और इसका करेंगे अपन होल स्क्वायर। तो दोस्तों 2√i में यदि अपन रूट I घटाएंगे तो हमारा रूट I बचेगा, और रूट I का यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा i। तो इस प्रकार से दोस्तों निम्नम यानी तीव्रता कितनी हो गई, वो हमारी हो गई i। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों उच्चिष्ट पर जो तीव्रता हो जाएगी वो हमारी 9i हो जाएगी, और निम्निष्ट पर कितनी हो जाएगी, निम्निष्ट पर हो जाएगी हमारी i। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्वेश्चन वास्तव में आपको हेल्पफुल लग रहे हों तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों ये जितने लाइक बढ़ेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और दोस्तों मैं ऐसे ही यानी दोस्तों आपको यानी और ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। अब देखते हैं हमारा सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गति करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यानी दोस्तों आपको क्या होता है, जो प्रकाश होता है हम क्या देखते हैं कि दोस्तों यह सीधी रेखा में यानी गति करता हुआ प्रतीत हमें होता है। इसका कारण आपको बताना है कि वायुमंडल द्वारा इसका अवशोषण नहीं होता है, या वायुमंडल द्वारा इसका परावर्तन होता है, या इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, इसका वेग बहुत अधिक होता है। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना दोस्तों, हमारा जो प्रकाश होता है इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, उस यानी बहुत ही कम होती है। इसी के कारण दोस्तों यह जो यानी जब यानी संचरण करता है तो दोस्तों यानी सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया कि द्वितीय तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम दी थी। दोस्तों हमारी जो द्वितीय तरंगिकाओं की जो कल्पना हो सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी, ये आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो हाइगेन वैज्ञानिक है उन्हीं ने ही यानी तरंगाकर की खोज की थी, और जो द्वितीय तरंगाकर है उसने यानी दोस्तों हाइगेन ने ही इसके बारे में बताया था। आपने पढ़ा भी होगा कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत है। दोस्तों तरंग सिद्धांत के अंदर उसने क्या बताया था कि जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं उनकी यानी खोज की थी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हो कि एक तरंग
एक वर्ण तरंग का अर्थ है, यानी दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि एक वर्णी प्रकाश, आपने कभी पढ़ा होगा एक वर्णी तरंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोस्तों आपको बताना कि यानी केवल एक किरण को अपन एक वर्ण कहते हैं, या एक वर्ण की एक किरण को एक तरंग कहते हैं, या एक ही तरंग दैर्ध्य की तरंग को कहते हैं, या एक ही वर्ण की जो कई किरणें होती हैं इनको अपन एक वर्ण कहते हैं। दोस्तों याद रखना, जो हमारी कई किरणें होती हैं, यदि इन सभी किरणों की दोस्तों जो वेवलेंथ है वो यदि समान होती है यानी सभी की, तो दोस्तों इस यानी अपन समूह को क्या करेंगे, यानी कि दोस्तों ये हमारी एक वर्ण तरंग हो जाएगी। यानी दोस्तों एक ही तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे होती हैं उन्हीं को ही अपन एक वर्ण तरंग कहते हैं। तो याद रखना, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों के मध्य समानता है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारे जो ध्वनि तथा प्रकाश तरंग होती हैं उनके मध्य समानता क्या होती है, ये आपको बताना है कि दोनों विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, या दोनों ही अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, या एक के माध्यम में दोनों का वेग यानी समान होता है, या ये दोनों तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न कर सकती हैं। दोस्तों याद रखना, जो हमारी ध्वनि तरंगें होती हैं और जो प्रकाश तरंगें होती हैं ये दोनों विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं, बल्कि दोस्तों हमारी जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो तो दोस्तों हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगें नहीं होती हैं। बल्कि दोस्तों हमारी जो प्रकाश होती है वो तो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और जो ध्वनि होती हैं दोस्तों वह अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि एक ही माध्यम में दोनों का वेग समान होता है। दोस्तों ये भी गलत है। आपने पढ़ा होगा प्रकाश की वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ होती है, बल्कि ध्वनि की वेलोसिटी लगभग यानी दोस्तों 332 से ऐसी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखना, डी वाला हो जाएगा राइट आंसर। यानी दोस्तों दोनों ही तरंगें क्या होती हैं दोस्तों, व्यतिकरण स्पष्ट करती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो व्यतिकरण होता है दोस्तों अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य एवं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं तीनों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोनों में समानता क्या है कि ये दोनों ही व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित कर सकती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। दोस्तों आपको क्या होता है ना कि हमारी जो तरंग होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी इस प्रकार से यानी जाती है। तो आपको बताना है कि यह किस चीज़ का स्थानांतर करती है। तो दोस्तों याद रखना, यह करती है ऊर्जा का। यानी दोस्तों यहाँ पर इस कण के अंदर जो एनर्जी होती है तो दोस्तों यह यानी एनर्जी यहाँ पर इस कण के अंदर स्थानांतरित हो जाती है। बल्कि दोस्तों इसका जो आयाम, दैर्ध्य एवं तरंग दैर्ध्य है ये तीनों स्थानांतरित नहीं होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यानी जो तरंगी होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरित करती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 12th क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:25 है, तो इनके आयामों का अनुपात होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आपको यानी दो तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी I1 I2 का जो अनुपात है आपको 1:25 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इन तरंगों का जो आयाम होगा उनका अनुपात क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो हमारी तीव्रता होती है वो आयाम स्क्वायर के समानुपाती है। तो इस प्रकार से जो I1 = I2 है वो हमारा A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो आई है वो ए स्क्वायर के समानुपाती है, और ये हमें कितना दिया हुआ है 1/25 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो A1 अपॉन में जो A2 हो जाएगा वो कितने हो जाएगा, इस स्क्वायर को दोस्तों अपन इधर लेकर के आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/5 यानी इसका रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो वेवलेंथ यानी दोस्तों इनके जो आयामों का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1:5। अब आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया कि पतली फिल्म में रंग का कारण होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि यानी बरसात के दिनों में दोस्तों हमारे जो पानी की छोटी-छोटी बूंदें होती हैं तो वह दोस्तों में रंगीन दिखाई देती है। तो इसमें 7 प्रकार का रंग दिखाई देता है। या दोस्तों आपने यदि बारिश में नहाते होंगे तो आपने देखा होगा कि दोस्तों यदि आपके आँख पर यानी कोई छोटी यानी पानी की बूंद रहती है तो हमें दोस्तों 7 रंग की दिखाई देती है। कई बार आपने देखा होगा। तो दोस्तों वह किस कारण यानी रंगीन दिखाई देती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो कारण होता है ये होता है प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों यानी बारिश के दिनों में जो प्रकाश की बूंद होती है वह व्यतिकरण के कारण ही दोस्तों में यानी रंगीन दिखाई देती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हो कि निम्न में से किस कथन से विदित होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जिसे अपन यानी दोस्तों आपको कोई तरंग दी हुई है तो अपन यह बता सकते हैं कि यह तरंगें अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है। दोस्तों यानी प्रकाश तरंगें निर्वात में चल सकती हैं दोस्तों, इसके द्वारा अपन नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों ही प्रकाश में चलती हैं। बी वाला ऑप्शन क्या है कि प्रकाश तरंगें व्यतिकरण दर्शाती हैं। दोस्तों ये भी अपन नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों दोनों ही तरंगें हमारी प्रकाश के व्यतिकरण को दर्शाती है, तो अपन नहीं बता सकते कि यह अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि प्रकाश तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो याद रखना जो
हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं दोस्तों, उनका ध्रुवण नहीं किया जा सकता। केवल हमारी जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, यानी जिनका दोस्तों जो कंपन होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। उन्हीं का कि दोस्तों केवल ध्रुवण किया जा सकता है, बल्कि अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन इन दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अपन बता सकते हैं कि दोस्तों हमारी जो प्रकाश तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, क्योंकि यदि यह ध्रुवण किया करेंगी तो दोस्तों हमारे जो अनुदैर्ध्य होंगी तो ये ध्रुवण ही नहीं पाया जाएगा। तो इसके कारण इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों डी वाला ऑप्शन क्या दिया हो कि प्रकाश तरंगें वितरित की जा सकती हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो विवर्तन होता है वो भी दोनों ही प्रकार की का होता है, लेकिन जो केवल यानी ध्रुवण होता है, ध्रुवण केवल दोस्तों के अनुप्रस्थ तरंगों का होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हो कि साबुन का एक बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है। तो जो साबुन का बुलबुला है वही कारण दोस्तों मैंने रंगीन दिखाई देता, तो मैंने आपको बताया था कि ये सब होता है व्यतिकरण के कारण। दोस्तों बारिश के दिनों में पानी की बूंद या मैं जो साबुन का बुलबुला है वो मैं यानी 7 रंग का दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है, वो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपका आपका है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। दोस्तों आपको रचनात्मक व्यतिकरण का मतलब क्या है कि दोस्तों दीप्त परिंज यानी चमकीली परिंज। तो दोस्तों याद रखना, हमारे दोस्तों हमारे जो व्यतिकरण की जो घटना होती है उसके अंदर दोस्तों हमारी ऐसे स्थान पर यानी यदि यहाँ पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही है तो याद रखना दोस्तों इन दोनों किरणों का जो पथांतर होता है वो लेमडा पाई टू का यानी दोस्तों समगुणा होता है, यानी 2n यानी गुणा होता है। यानी समगुणा का मतलब क्या है कि दोस्तों यदि अपन किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सम हो जाती है। और दोस्तों जहाँ पर इन दोनों का जो पथांतर है तो यदि लेमडा बाई 2 का यदि सम गुणक है तो दोस्तों वहाँ पर हमारी दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों वहाँ पर जो पथांतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा एन लेमडा होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना दोस्तों, यदि जहाँ पर पथांतर एन लेमडा होता है वहाँ पर दोस्तों हमारा जो रचना यानी जो व्यतिकरण होता है वो रचनात्मक है, हमारी जो दीप्त होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर दोस्तों लैम्डा बाई 2 का यदि हमारा विषम गुणा का यदि पथांतर प्राप्त होता है, जैसे कि इन तीनों में दिया हुआ है, यहाँ पर एन का मान दोस्तों आप कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। यानी यदि लैम्डा बाई 2 का यदि विषम गुणा का यदि में प्राप्त होता है पथांतर, तो वहाँ पर दोस्तों हमारा जो व्यतिकरण होता है वो हमारा क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, यानी काली फ्रिंज प्राप्त होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि दो कला समन स्रोत जिनकी तीव्रताएं I1 व I2 हैं, व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न करते हैं। तो व्यतिकरण प्रतिरूप में दोस्तों हमारी जो अधिकतम तीव्रता होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे जो व्यतिकरण के दौरान जो उच्छिष्ट होता है वहाँ पर तीव्रता मैक्सिमम होती है, और जो मैक्सिमम मान है इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये कितना होता है। दोस्तों ये होता है हमारा √I1 प्लस √I2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारी अधिकतम तीव्रता का मान। और यदि दोस्तों आपको न्यूनतम तीव्रता पूछी जाए तो यानी प्लस की जगह आपको क्या करना है, केवल माइनस करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 18 का क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति प्रदर्शित क्यों होती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो प्रकाश होता है उसकी जो द्वैत प्रकृति होती है, दोस्तों हमारा जो प्रकाश होता है वो कण प्रकृति की भी पाई जाती है इसकी, और तरंग प्रकृति भी पाई जाती है। तो ये दोनों प्रकृति दोस्तों यानी कौन से एक यानी उदाहरण से आपको बतानी कि हमारी प्रतीत होती है, स्पष्ट होती है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव से, तो दोस्तों हमारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ है केवल यानी कण प्रकृति को दर्शाता है, तरंग प्रकृति को नहीं से दर्शाता, तो ये गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या है कि अपवर्तन एवं व्यतिकरण। दोस्तों हमारा जो अपवर्तन एवं व्यतिकरण का मतलब क्या है कि दोस्तों ये दोनों ही तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी वाला क्या है कि विवर्तन एवं परावर्तन, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी हमारी तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। डी वाला ऑप्शन है विवर्तन एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों हमारा जो विवर्तन होता है वो तो हमारे तरंग प्रकृति को यानी प्रदर्शित करता है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है दोस्तों वो कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो डी वाला ऑप्शन होगा वह प्रकाश की दोनों ही प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो विवर्तन होगा वो तो हमारा तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, और हमारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा वो कण प्रकृति को। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। दोस्तों आपको बताना कि विनाशी व्यतिकरण या जहाँ पर दोस्तों हमारे जो काली फ्रिंज प्राप्त होती है उसके लिए तो बताना कि दोस्तों पथांतर कितना होता है। तो मैंने बताया था कि यदि दोस्तों लैम्डा बाई 2 का यदि वहाँ पर हमें पथांतर यदि सम गुणा प्राप्त हो जाता है, विषम गुणा, तो दोस्तों वहाँ पर दोस्तों हमारा जो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है। तो लैम्डा बाई 2 का विषम गुणा का मतलब क्या है कि दोस्तों यह जो हमारा है 2n+1 का यानी गुणा होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर n का मान यदि आप 1 रखोगे, 2 रखेगे, 3 रखोगे,
रखोगे, कितना भी रखोगे, तो इसका मान आपको विषम प्राप्त होगा। यानी जहाँ पर दोस्तों λ/2 का विषम गुणन हमें प्राप्त होता है पथांतर, वहाँ पर हमारा विनाशी व्यतिकरण होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों यह जो है ये λ/2 का विषम गुणक हमें दिया हुआ है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि एक व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 36:1 है, तब तरंगों के आयाम का अनुपात होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया कि हमारा जो व्यतिकरण है वो दोस्तों यानी कि उसका जो न्यूनतम एवं अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो अधिकतम तीव्रता होती है वो √I1 प्लस हमारी क्या होती है √I2 होती है, और न्यूनतम तीव्रता कितनी होती है हमारी √I1 माइनस √I2 का क्या होता है होल स्क्वायर। तो इन दोनों का अपन एक साथ होल स्क्वायर कर देंगे। इसका मान हमें कितना दिया हो दोस्तों 36:1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो √I1 प्लस √I2 और अपॉन में √I1 माइनस √I2 का जो मान होगा हमारा वो कितना होगा 6:1 होगा, क्योंकि स्क्वायर दोस्तों इधर रूट में बदल जाएगी। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन आपको दी हुई हो और आपको केवल दोस्तों I1 एवं I2 का अनुपात निकालना हो, तो क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर परिमेयीकरण करना है दोस्तों, यानी कि ऊपर यानी दोस्तों इसको अपन जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। यानी दोस्तों ऊपर यानी दोस्तों ये हर एवं अंश एवं हर को यदि ऊपर जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा जो I2 से I2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा ऊपर कितना बच जाएगा, हमारा बच जाएगा √2I1 बच जाएगा। और नीचे यदि दोस्तों अपन घटाएंगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा, हमारा √2I2 बच जाएगा। और तो इस प्रकार से दोस्तों इधर भी अपन यही करेंगे। तो पहले दोस्तों ऊपर यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, और नीचे यदि दोस्तों 6 में से यदि अपन 1 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 5। तो इस प्रकार से दोस्तों √I1 अपॉन में √I2 का मान हमें कितना प्राप्त होगा 7:5। और हमें क्या पूछा कि दोस्तों आयामा का अनुपात है। तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो I1 = A2 होता है वो हमारा √I1 अपॉन में √I2 होता है। तो यहाँ से दोस्तों इसका जो मान हमें यानी 7/5 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से जो आयाम का दोस्तों जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, यानी 7:5। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो टाइप है आपको बहुत यानी अच्छी तरह से करनी है दोस्तों। इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करेंगे तो दोस्तों आपको यानी सबसे यानी छोटा पड़ेगा। यदि दोस्तों आप अन्य किसी मेथड से इसको कर देंगे दोस्तों आपका गलत हो सकता है और यानी लॉन्ग मेथड भी हो जाता है और टाइम भी लग जाता है। आपको क्या करना है कि जैसे दोस्तों आपको ये मान प्राप्त हो गया a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू आपका 2/3 है, और आपको निकालना है दोस्तों a अपॉन बी कितना होगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो हर एवं अंश है उनको पहले ऊपर तो जोड़ देंगे, यानी ऊपर करेंगे a अपन प्लस बी और प्लस के कर देंगे a माइनस बी, और यानी कि दोस्तों ऐसे ही अपन इज इक्वल कर देंगे 2 + 3 इधर भी कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे दोस्तों इन दोनों को घटा देंगे, यानी a प्लस बी में से अपन घटाएंगे a, और दोस्तों यदि अपन घटाएंगे तो यानी b हमारा प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यदि अपन करते हैं यानी 2 - 3 अपन करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों में जो अनुपात होता है इसका नया अनुपात प्राप्त होता है, क्योंकि ऊपर तो दोस्तों हमारा b कैंसिल होता है और नीचे हमारा a कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से a अपॉन b का जो अनुपात होता है दोस्तों में इधर प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार का दोस्तों मेथड का क्वेश्चन मैंने इसमें प्रयोग किया है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हो कि किसी तरंग के तरंगाकर की दिशा तरंग गति के, दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई एक तरंग है, उसके दोस्तों ये जो तरंगागर होते हैं उनकी दिशा आपको बतानी कि तरंग दिशा की किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों याद रखना ये हमारे तरंग होती हैं, ये तरंगागर होते हैं, ये तरंग दिशा के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी लंबवत होती हैं। याद रखना किसी भी तरंगाकर के जो तरंगागर होते हैं वो तरंग की दिशा की यानी जो गति होती है उसके लंबवत होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 22 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया कि यदि किसी बिंदु प्रकाश स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तब पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि यदि दोस्तों हमारा जो ये प्रकाश स्रोत है और यानी दोस्तों हमारा जो पर्दा है इन दोनों के बीच की जो दूरी है यदि दोस्तों इसको अपन 2 गुना कर देंगे तो आपको बताने की जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो किस प्रकार से चेंज होगी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है आई वो यानी d² की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी दोस्तों जैसे जैसे इन दोनों की दूरी बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर दोस्तों प्रकाश की तीव्रता है वो भी कम होती जाएगी। तो यानी कि यह d² की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि दोस्तों यदि d को यदि अपन 2 गुना किया गया यानी दूरी को यानी 2 गुना किया गया है, तो यदि अपन i को यानी यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार जो तीव्रता हो जाएगी दोस्तों हमारी 1/4 हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
एंड जो यदि हमारे स्रोत एवं जो पर्दा है उसके बीच की दूरी को यदि अपन दुगुनी कर देंगे तो जो प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी वो हमारी 1/4 हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया कि यंग के प्रयोग से सिद्ध होता है। दोस्तों हमारा जो यंग का द्विसलिट प्रयोग होता है इसमें आपको बताने की क्या सिद्ध होता है, प्रकाश तरंगें होती हैं या प्रकाश में कण होते हैं या प्रकाश में न तो कण होते हैं न ही तरंग होती हैं या प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों होते हैं। दोस्तों याद रखना, मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश की दोस्तों जो यंग होता है, यंग सिद्धांत होता है, वह केवल दोस्तों यही बताता है कि हमारी जो प्रकाश होती है वो तरंग प्रकृति की होती है। बल्कि दोस्तों यह कण प्रकृति को सिद्ध नहीं करता, बल्कि जो कण प्रकृति को सिद्ध करता है वो करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इसका अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हो कि व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा। दोस्तों आपको बताना कि जो हमारी जो व्यतिकरण की जो घटना होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो आपको बताने की दोस्तों उच्च स्तर पर उत्पन्न होती है या निम्न स्तर पर नष्ट होती है या अविनाशी रहती है, परंतु वितरण होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, हमारी जो व्यतिकरण की घटना होती है इस प्रकार से होती है ये। यानी दोस्तों हमारे केंद्र पर तो दीप्त होता है, फिर ऐसे यानी कि इस प्रकार से होती है, कम होती जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि दोस्तों याद रखना, इसके अंदर दोस्तों जो एनर्जी होती है वो हमेशा अविनाशी होती है, नहीं तो स्थिर रहती है, लेकिन दोस्तों इसका वितरण होता रहता है। यानी दोस्तों हमारा जो उच्चिष्ट होता है वहाँ पर दोस्तों जो तीव्रता होती है वो यानी हमारी जो एनर्जी होती है वो अधिक हो जाती है और हमारी निम्न पर हमारी क्या होता है जाती है, ये एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों न तो यानी नई उत्पन्न होती है, न ही नई नष्ट होती है, बल्कि दोस्तों यानी कि जो हमारी जो एनर्जी होती है वो पूर्व व्यतिकरण के दौरान नियत रहती है, लेकिन दोस्तों इसका स्थानांतरण ही होता रहता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया कि यंग के द्विसलिट प्रयोग में यदि झिर्रियों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दें तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि हमारा जो यंग का द्विसलिट प्रयोग होता है उसके अंदर दोस्तों यदि हमारी जो यानी जो झिर्री होती हैं दोस्तों, जो बिंदु होते हैं पर्दे यानी कागज पर, इनके मध्य की दूरी है दोस्तों, यदि अपन इसको 3 गुना कर देंगे तो आपको बताना कि दोस्तों हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई होंगी यानी दोस्तों क्रमागत उच्चिष्टों के मध्य की दूरी या क्रमागत निम्निष्टों के मध्य की दूरी को अपन बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। तो इसका दोस्तों जो मान होगा ये आपको बताना किस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों फ्रिंज चौड़ाई का, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये लैम्डा डी अपन में डी होता है। यदि दोस्तों हमारा जो झिर्रियों के मध्य की दूरी है स्मॉल डी, यदि इसको अपन 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पर यदि 3 गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बीटा हवा यानी 1/3 गुना हो गई है, यानी दोस्तों हमारी 1/3 गुना हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 26 का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हो कि चित्र में द्विसलिट प्रयोग दिखाया गया है, पी एवं क्यू दो स्लिटें हैं। तो दोस्तों यानी पी एक्स और क्यू एक्स की जो हमारी पथों की दूरियां वो में ये दी हुई हैं। तो यहाँ पर एन एक पूर्णांक तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य हैं। तो यदि केंद्रीय फ्रिंज की शून्य है तो यदि एक्स पर होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि हमारा जो एक्स कोई बिंदु है, इसे दोस्तों पी से जाने वाली और क्यू से जाने वाली जो तरंगे हैं उनकी दोस्तों जो पथों की दूरियां हैं यहाँ में दी हुई हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों हमारी जो फ्रिंज प्राप्त होगी वो चमकीली प्राप्त होगी या काली प्राप्त होगी। तो दोस्तों याद रखना, हमारे जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर दोस्तों हमारा जो पथांतर होता है यदि लैम्डा/2 का यदि समगुणा होता है तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि यह विषम गुणांक प्राप्त होता है वहाँ पर हमारी काली फ्रिंज प्राप्त होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो दोनों का पथ यानी ये दिया हुआ तो पथांतर कितना हो जाएगा, यानी λ2 - λ1 हो जाएगा पथांतर यानी पथों का अंतर। तो दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा, n+2 लैम्डा में से यदि अपन n लैम्डा घटाएंगे तो दोस्तों हमारा बच जाएगा 2 लैम्डा बच जाएगा, यानी कि n लैम्डा से हमारा n लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और हमारा बच जाएगा 2 लैम्डा। तो इस प्रकार से दोस्तों में पथांतर कितना प्राप्त हुआ है, 2 लैम्डा प्राप्त हुआ है, यानी दोस्तों यह समगुणा है। तो दोस्तों हमारी जो फ्रिंज प्राप्त होगी वह चमकीली प्राप्त होगी, और वह कौन सी प्राप्त होगी दोस्तों, मैंने बताया था कि वह n लैम्डा होती है। तो यहाँ पर n का मान जितना होता है वो यानी दोस्तों उसी नंबर की हमारी फ्रिंज प्राप्त होती है। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सी वाला। यानी दोस्तों यहाँ पर जो हमें फ्रिंज प्राप्त होगी वो द्वितीय चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बस 27 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि यंग के किसी दी हुई रेखा चित्र प्रयोग में पर्दे पर केंद्र बिंदु होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो यंग का द्विसलिट प्रयोग होता है उसके केंद्र पर दोस्तों हमारी जो फ्रिंज प्राप्त होती है वो आपको बताने की चमकीली प्राप्त होती है, काली प्राप्त होती है, चमकीली तथा बाद में काली या पहले काली या बाद में चमकीली। दोस्तों हम जानते हैं यदि हमारा दोस्तों द्विसलिट का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये 2 बिंदु होते हैं, तो ये दोस्तों इसका केंद्र ये होता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि हमारी दोनों से यानी दोस्तों कोई तरंग जा रही है तो इन दोनों का पत्थर यानी जो पत्थर होगा दोस्तों समान होगा, यानी दोस्तों ये जितनी दूरी यहाँ से होगी उतनी दूरी यहाँ से होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यानी केंद्र पे स्थित है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यदि दोनों का पथ यदि समांतर है तो यदि इसका पथांतर अपन निकालेंगे तो दोस्तों हमारा शून्य प्राप्त होता है, और शून्य हम जानते हैं दोस्तों सम संख्याओं में लिया जाता है, यानी कि 2 0 2 4
6 इस प्रकार दोस्तों यह हमारा सम ही माना जाता है। तो जहाँ पर दोस्तों पथ यानी यदि हमारा शून्य होता है तो वहाँ पर भी दोस्तों हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 28 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि यंग के प्रयोग को हवा में करके फिर पानी में किया जाता है तो फ्रिंज चौड़ाई। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो यंग का प्रयोग है उससे पहले तो पानी में किया जाता है, यानी पहले हवा में और फिर पानी में। तो आपको बताना है कि हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी यानी बीटा का मान होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा डी अपॉन में डी होता है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो तरंग-दैर्ध्य होती है वो यानी अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों जहाँ पर अपवर्तनांक का मान हमारा अधिक हो जाएगा माध्यम का, वहाँ पर दोस्तों वेवलेंथ का मान हमारा कम हो जाएगा, और वेवलेंथ का मान यदि कम हो रहा है तो वहाँ पर दोस्तों फ्रिंज चौड़ाई की मान भी हमारी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि अपन हवा से यदि इसको पानी में ले जा रहे हैं तो पानी का अपवर्तनांक अधिक होता है। यदि अपवर्तनांक अधिक है तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी यहाँ पर। यदि वेवलेंथ कम हो रही है तो दोस्तों हमारा जो फ्रिंज चौड़ाई है उसका मान भी हमारा घट जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 29 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया कि द्वीस्लेट प्रयोग के किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होगी। दोस्तों आपको बताना कि द्वीस्लेट प्रयोग हो रहा है उसके अंदर यदि इन यानी चारों प्रकाश के द्वारा यदि हमारी फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त की जाती है तो आपको बताना कि कौन से रंग के लिए दोस्तों हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई है बीटा का मान है लैम्डा डी अपॉन में डी यह न्यूनतम प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जिसकी वेवलेंथ का मान न्यूनतम होगा उसी की दोस्तों फ्रिंज चौड़ाई का मान हमारा न्यूनतम होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो बैंगनी रंग होता है इसका जो वेवलेंथ होता है दोस्तों वह सबसे कम होता है, और लाल प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है दोस्तों वो सबसे अधिक होती है। तो इसके कारण दोस्तों हमारी जो न्यूनतम फ्रिंज चौड़ाई जाएगी वो बैंगनी रंग की हो जाएगी, और अधिकतम हो जाएगी वो लाल रंग की। यहाँ पर हमें पूछी गई है न्यूनतम, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी व्यतिकरण प्रयोग में क्रमागत उच्चिष्ट एवं निम्निष्टों के मध्य दूरी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई व्यतिकरण है उसके अंदर क्रमागत दो उच्चिष्टों की मध्य दूरी या दो निम्निष्टों के मध्य दूरी होती है दोस्तों, इसको अपन फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि लैम्डा डी अपॉन में डी होता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो अपने इसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों इसके करीबन 30 क्वेश्चन और है, अपन इसको सेकेंड पार्ट में करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छे लग रहे हों तो आप हमारा सपोर्ट फुल कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि यदि आप दोस्तों या आपके जो एग्ज़ाम हो बहुत नज़दीक आ गई हैं, यदि दोस्तों मन लगा कर के मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि दोस्तों करा यानी की हुई जो मेहनत है वो दोस्तों हमारी कभी भी यानी वेस्ट नहीं जाती है। ये मेहनत आपकी ज़रूर काम में आएगी। तो दोस्तों आप यानी रेगुलर मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत।